हाय, दिस इज डॉक्टर जीन एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीन फार्मेसी। आज हम डिस्कस करेंगे फ्लोरोक्विनिलॉन एंड क्विनिलॉन, उसकी डिटेल फार्माकोलॉजी। तो फ्लोरोक्विनिलॉन एंड क्विनिलॉन बेसिकली उसमें डिफरेंट ये है कि क्विनिलॉन ग्रुप के साथ उसमें फर्स्ट जो ड्रग नालिडेक्सिक एसिड थे वो सबसे पहले क्विनिलॉन में डिस्कवर हुआ। उसके बाद जो सारे के सारे जो क्लासिफिकेशन आप देख रहे हैं वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मोक्सीफ्लॉक्सासिन, लीवो, नॉरफ्लॉक्सिन, ओफ्लॉक्सासिन, गेटिफ्लॉक्सासिन, तो ये ही उसी से डिराइव्ड हुए हैं, उसी से डिस्कवर हुए हैं। लेकिन जस्ट चेंज ऑफ वन फ्लोरीन ग्रुप अटैच हुआ है टूवर्ड्स द क्विनिलॉन ग्रुप के साथ, तो उसकी वजह से ये चीज़ आए। तो ये तो वो डिफरेंट था क्विनिलॉन और फ्लोरोक्विनिलॉन। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसकी फार्माकोलॉजी। फ्लोरोक्विनिलॉन, all फ्लोरोक्विनिलॉन इज मोर अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। मोस्टली ये वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त यूज़ ऑफ दिस ड्रग है कि ये ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों के खिलाफ यूज़ है। और दूसरी बात ये है कि अगर ओवर यूज ऑफ दिस क्लास लीड टू रेजिस्टेंस, अगर आप फ्लोरोक्विनिलॉन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर द माइनर इन्फेक्शंस के लिए, तो यू शुड गो टूवर्ड रेजिस्टेंस। आप रेजिस्टेंस की तरफ जा रहे हैं अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल थ्रोट इन्फेक्शन है नॉर्मल, तो उसके लिए अगर आप एरिथ्रोमाइसिन क्लास यूज़ करते हैं, मैक्रोलाइड जो क्लास है या लाइक पेनिसिलिन पे आप जाते हैं, तो उससे मोस्टली वो ठीक हो जाता है। तो आप क्यों फ्लोरोक्विनिलॉन के पीछे भाग जाते हैं और वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से रेजिस्टेंस काज हो जाते हैं। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसकी सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है फ्लोरोक्विनिलॉन एंटर थ्रू पैसिव डिफ्यूजन और वाटर फिल्ड चैनल पोरिन, जो कि मैंने आपको बेसिक फार्माकोलॉजी में इसकी मैकेनिज्म बताई थी कि पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है एंड वाटर फिल्ड पोरिन चैनल के थ्रू कौन से ड्रग जो है वो मोस्टली हाइड्रोफिलिक ड्रग जो होते हैं वो पोरिन के चैनल के थ्रू जाते हैं। तो मोस्टली फ्लोरोक्विनिलॉन जो है वो या तो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू इंटर हो जाते हैं या वाटर पोरिन फिल्ड चैनल के थ्रू। जब ये इनसाइड बैक्टीरिया में चले जाते हैं तो इनहिबिट द रिप्लिकेशन बाय इंटरफेयरिंग विद द एक्शन ऑफ डीएनए गायरेज। तो वहाँ पे डीएनए गायरेज है। डीएनए गायरेज का मतलब ये है इट इज़ अ सीजर लाइक, और ये डीएनए की कट लगाते हैं। जब डीएनए की कट लगाते हैं तो उससे जो है वो आरएनए बनती है। तो जब आरएनए बनती है तो आरएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, जब ये रिप्लिकेशन रिस्पॉन्सिबल है, आरएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर द जो है नेक्स्ट जो है वो कॉपी बना लेते हैं और डीएनए उसकी बैक्टीरिया की कॉपी बनाते हैं। तो जब ज़्यादा डीएनए गायरेज जो है वो एक्टिव होगी, इट्स मीन कि ज़्यादा आरएनए बनेंगे, तो ज़्यादा आरएनए जब बनेगी तो ज़्यादा बैक्टीरिया बनेगी। तो उसकी वजह से इसकी ड्रग की काम ये है कि वो इनसाइड जाके वहाँ पे डीएनए गायरेज को इंटरफेयर करे, उसकी रिप्लिकेशंस को इनहिबिट करता है। तो जब ये इनहिबिट होगी तो यहाँ पे एक एंजाइम है इनहिबिटर ट्रोपोआइसोमेरेज 2 and 4, टू टाइप ऑफ एंजाइम है ट्रोपोआइसोमेरेज 2 and 4, जिसका काम ये है चेंज टू द कन्फर्मेशन ऑफ दिस एंजाइम। जब इसकी एंजाइम की कन्फर्मेशन चेंजेस हो जाती है तो लीड टू इनहिबिशन ऑफ रिसीलिंग स्टेप एंड काज डेथ इंक्लूडिंग इंड्यूसिंग क्लीवेज ऑफ द डीएनए। बेसिकली इस तरह होती है, अगर आपने डीएनए की जो है रिप्लिकेशंस पड़ी हुई होती है तो रिप्लिकेशंस इसमें कि डीएनए की पहले रिप्लिकेशन फॉर्म बन जाती है। तो सबसे पहले जो रिप्लिकेशन होती है तो उसमें रिप्लिकेशन बबल बनते हैं, रिप्लिकेशन फॉर्म पे उसमें कहते हैं। उसके बाद एक डीएनए गायरेज आ जाती है तो उसकी कट लगाते हैं। उस कट के बाद उसकी एक साइड से कोडान आ जाते हैं, तो डीएनए के साथ बाइंड होगी तो वो सीधा की सीधा जो है आरएनए बनते हैं। आरएनए के बाद फिर मैसेंजर आरएनए बनते हैं। मैसेंजर आरएनए पे के बाद वो जाके प्रोटीन सिंथेसिस उसकी राइबोसोम्स के साथ अटैच होगी, उसकी प्रोटीन सिंथेसिस होगी। जब प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो इट्स मीन दिस आरएनए विल कम्प्लीटली वो जो है वो दूसरा बैक्टीरिया बना सकता है। तो इसमें ये है, तो इस ड्रग का काम ये है कि ये उसकी अगेन जो रिसीलिंग स्टेप है टूवर्ड्स द डीएनए के साथ, जो रिसीलिंग स्टेप्स है अगेन उसके साथ अटैच होगी तो अगेन ये फुल डीएनए बनाती है। तो उसको ये इनहिबिट करता है। जब वो इनहिबिट हो जाती है
जो भी हो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव हो तो उसकी इनहिबिशन हो जाती है, तो उसकी वजह से ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जो भी बैक्टीरिया वहाँ पे बनते तो वो नहीं बनेगी। तो इसके मैं आपको एक स्केच दिखाता हूँ, तो उसकी से आपको बहुत ज़्यादा चीज़ समझ आ जाएगी। स्केच बहुत ज़्यादा इसलिए आप ये स्केच देख रहे हैं, दिस इज द गायरेज जो मैंने आपको कहा टोपोइसिमेरेज 4 प्लस डीएनए, ये हमारे पास वो डीएनए की सीक्वेंस नीचे आ रही है। तो उसके बाद क्या कॉम्प्लेक्स होगी कि उसकी सेल डेथ हो जाती है। तो फिर गायरेज टोपोइसिमेरेज 4 और उसके साथ जो डीएनए आ रही है वो कॉम्प्लेक्स बनाती है। जब वो कॉम्प्लेक्स बनाती है तो यहाँ पे वो फ्लोरोक्विनिलान आके वो फ्लोरोक्विनिलान भी गायरेज के साथ डीएनए कॉम्प्लेक्स बनाती है। जब वो कॉम्प्लेक्स बनाती है तो फ्लोरोक्विनिलान को तो अपना मकसद है, तो जब वो अपना मकसद पूरा करता है उसके एंजाइम के साथ जब बाइंड होता है तो डीएनए ब्रोक अप टू रिस्ट्रेन बाय ट्रोपोइसिमेरेज सबयूनिट डीएनए से सेल ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। जब सेल ग्रोथ स्टॉप हो जाती है तो रिलीज ऑफ ब्रोकन डीएनए इन, तो एक डीएनए अगेन वैसे ही चला जाता है और जो है खराब हो जाती है। ये दूसरा स्केच आप देख रहे हैं, इससे आपको और भी समझ आएगा। फ्लोरोक्विनिलॉल जो कि इनहिबिट करता है डीएनए गायरेज, इनहिबिट करता है टोपोइसिमेरेज 4। तो डीएनए गायरेज जब इनहिबिट होगी तो इंटरफियर विद द करेक्शन ऑफ पॉजिटिव सुपर कोइलिंग। जो सुपर कोइलिंग मीन ये है कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है जो सुपर कॉइल स्ट्रक्चर है, तो एक दूसरे के साथ उसकी सुपर कॉइल नहीं होगी, मतलब एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होगी, तो उसकी डैमेज हो जाती है। डीएनए को डिग्रेडेड बाय न्यूक्लियस एंजाइम उसकी बैक्टीरियाइडल इफेक्ट्स उसके ड्रग की शो हो जाती है। तो उसकी वजह से ये डीएनए जब किल हो जाता है तो इट्स मीन के न्यू जो है बैक्टीरियाइड जो स्पीशीज है वो नहीं बनेगी। तो जब वो नहीं बनेगी तो उसकी फर्दर ग्रोथ स्टॉप हो जाती है एंड डीएनए की किल हो जाती है और माइक्रोब खत्म हो जाता है। अच्छा, इस मैकेनिज्म में अगर आ जाते हैं तो इनहिबिट द सेपरेशन ऑफ डॉटर सेल्स, तो वो मियासिस और माइटोसिस की इफेक्ट्स यहाँ पे नहीं होगी। मियासिस मेनली उसके 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 इस तरह नहीं बनेगी, रिप्लिकेशंस नहीं होगी। तो उसकी मल्टीप्लिकेशन जब स्टार्ट हो जाएगी तो हमारा जो गोल्स है वो अचीव हो जाएगा फ्लोरोक्विनिलॉल का। तो ये तो उसके जो है स्केच हो गया। ये तो उसके जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस होगी कि किस तरह उसने मैकेनिज्म करना है। इसके बाद हम एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। तो ये डोज डिपेंडेंट स्केलिंग एग्जिबिट AUC बाई सी पे कंसिडर कर दे। एरिया अंडर कफ कितना हो गया मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन से या MTC हो गई, कितना कंसंट्रेशन वो डिपेंड करता है। तो अगर माइक्रोब ज़्यादा होती है तो उसके लिए ज़्यादा कंसंट्रेशन रिक्वायरमेंट होती है, या माइक्रोब उसकी नेचर सख्त होती है तो उसके लिए ज़्यादा कंसंट्रेशन रिक्वायरमेंट होती है। सीरम कंसंट्रेशन ड्रग कंसंट्रेशन 30 फोल्ड ग्रेटर देन MIC। अगर आप एक ड्रग देते हैं तो इससे MIC जो मिनिमल इनहिबिटरी कंसंट्रेशन है तो उससे आपकी सीरम कंसंट्रेशन अगर 30 फोल्ड ज़्यादा है तो वो जो है वो ड्रग की किलिंग के लिए अच्छी होती है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एंटीमाइक्रोबियल स्पेक्ट्रम के लिए एक जो है वो एब्रीविएशन लाइक बनाया हुआ है कि हेल्प CM3। हेल्प CM3 का मतलब ये है कि इसमें जो भी बैक्टीरियाज आते हैं तो वो मोस्टली यहाँ पे किलिंग होते हैं। हेल्प CM3 मीन्स हेमोपाइलस इन्फ्लुएंजा एंटीरियोकोकाई, जो आप एंटीरियोबैक्टीरियेसी देख रहे हैं। L मीन ल्यूजिनिला एंड P मीन सुडोमोनास एरिजुलोसा एंड S मीन जो सुडोमोनास एरिजुलोसा हो गई P से। S मीन सुडोमोनास एरिजुलोसा वो तो हो गई। C मीन अगेन क्लाइमीडिया, M मीन माइकोप्लाज्मा एंड M अगेन 3 मीन के एक M माइकोप्लाज्मा हो गई, एक हमारे पास माइकोबैक्टीरिया हो गई, एंड थर्ड M जो है मोरक्जिला की तरह हो गई। तो ये उसकी एक शॉर्ट एब्रीविएशन है। अगर आप उसे इजी लर्निंग करना चाहते हैं तो ये है कि आपकी फ्लोरोक्विनिलॉल हेल्प CM3 पे वो ज़्यादा इफेक्ट है। हेमोपाइलस इन्फ्लुएंजा एंटीरोबैक्टीरियेसी एलुजिनेला स्पीशीज, सुडोमोनास एरिजुलोसा, C क्लाइमीडिया, माइकोप्लाज्मा, माइकोबैक्टीरिया, मोरक्जिला के तरह। तो ये उसमें मोस्टली हेल्प CM3 में यूज होता है।
अगेन लेवोफ्लॉक्सासिन इज एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम्स, वो ग्राम पॉजिटिव बेसिलस के खिलाफ ज़्यादातर यूज होता है। एंड मोक्सीफ्लॉक्सासिन इनहिबिट एनारोबिक ग्राम पॉजिटिव एंड इफेक्टिव इन गोनोरिया बट नॉट इन साइफिलिस। अगर ये क्लास ऑफ ड्रग आप यूज़ करते हैं मोक्सीफ्लॉक्सासिन लाइक अनदर कोई फ्लोरोबिकोलोल है, तो ये गोनोरिया में तो यूज़ होता है, लेकिन साइफिलिस उसमें इसकी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। ये तो हो गई उसकी एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम्स, और भी हम डिटेल के साथ माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम या एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, इसके बाद फार्माकोकिनेटिक आते हैं। 35 to 70% एब्जॉर्ब लॉफ्लॉक्सासिन जो कि क्वानोलान ग्रुप है, अदर जो है वो फ्लोरोक्विनिलान 85 to 95% एब्जॉर्प्शन उसकी होती है। तो इस एब्जॉर्प्शन के बेस पे उन्होंने फ्लोरो ग्रुप उसके साथ अटैच किया है। Ingestion of drug interfere with antacids, sulfates, aluminium, magnesium interferium, जो कि आप आजकल मार्केट में अवेलेबल है, ब्यूकेन, गेविस्कान। अगर आप ये उसके साथ दे रहे हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन वो इफेक्ट होगी, वो जो है वो इंटरफेयर होगी। तो आप इस ड्रग को जो भी क्विनिलॉन ग्रुप है या फ्लोरोक्विनिलान वो उसके साथ ना दें। The longer half-life levofloxacin and moxifloxacin plasma protein binding 10 to 40% से lorfloxacin plasma level are full, no free drugs to insufficient for systemic infection। lorfloxacin का काम ये है या उसकी लोकल एक्शंस ये है कि उसकी प्लाज्मा लेवल जो है वो हमेशा फुल रहती है, तो उसके साथ फ्री ड्रग्स नहीं होता। जब फ्री ड्रग्स नहीं होता तो फ्री ड्रग का काम ये है कि वो जाके कहीं और या कोई और उस पर बाइंड हो जाते हैं, तो उसकी वजह से सिस्टमिक इन्फेक्शन वो शो करता है। तो लॉफ्लॉक्सासिन वो मेनली अगर आप देखते हैं तो वो जो है वो खास कर लाइक लोरेक्सिल अवेलेबल फॉर द जो एमोबिक इन्फेक्शन है वहाँ पे यूज़ होता है, तो उसकी लोकल इफेक्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सिस्टमिक इन्फेक्शन में यूज़ हो। All excreted renally except moxifloxacin. So again, you should keep in your mind अगर renally infections है तो you should go toward the moxifloxacin, क्योंकि वो renally excrete होता है, तो आप उसको भी kept in mind करेंगे। अच्छा, इसके एडवर्स इफेक्टर ज़्यादा है, लेकिन मोस्टली इसकी क्लास बड़ी है तो उसकी वजह से एडवर्स इफेक्टर ज़्यादा थे। नाज़िया, वोमिटिंग, डायरिया, हेडेक, डिजीनेस, लाइट हेडेडनेस, पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड ग्लूकोज डिसरेगुलेशन। कभी हाइपोग्लाइसीमिया करता है, कभी हाइपरग्लाइसीमिया करता है। अगेन हाइपो एंड हाइपरग्लाइसीमिया एंड फोटोटॉक्सिसिटी। जब आप ये ड्रग यूज़ करते हैं तो आप सनलाइट ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि आपकी फोटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, आपको टॉक्सिक नेचर प्रोड्यूस हो जाते हैं ड्यू टू अटैक ऑफ एनी सनलाइट। आर्टिकुलर कार्टिलेज इरोजन हो सकती है, जो कार्टिलेज है उसकी इरोजन हो सकती है, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो उसकी वजह से वो इरोज हो जाते हैं। अच्छा, देयरफॉर दीज एजेंट्स शुड बी अवॉइडेड इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन एंड इन चिल्ड्रन अंडर 18 ईयर ऑफ एज। तो इसकी मेन वजह ये है कि वहाँ पे आर्टिकुलर जो कार्टिलेज इरोजन होती है, जो भी बच्चे होते हैं जो कि फीटस लाइक हो, उसमें ज़्यादातर बोन्स के बजाय भी कार्टिलेज होते हैं। तो वहाँ पे तो जो भी छोटे बच्चे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप से कोई पूछ ले कि जी छोटो बच्चों में कितने बोन्स होते हैं, तो आप यू शुड रिप्लाई टूवर्ड्स दोस आस्किंग पर्सन्स के उसकी बच्चों की 350 बोन्स होते हैं, बच्चों जो फीटस होते। तो अगेन अगर वो आपको रिप्लाई देते हैं कि अच्छा जी वो तो ठीक हो गया, लेकिन बड़ों में कितने होते हैं, तो बड़ों में यूर रिप्लाइंग विल बी 206। इसकी मतलब ये है कि छोटे बच्चों में ज़्यादातर कार्टिलेज होते हैं। कार्टिलेज जो एक दूसरे के साथ फ्यूज होके कुछ ईयर्स के बाद, तो जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, बिकम एडल्ट हो जाते हैं, तो उसकी जब फ्यूजिंग हो जाती है तो अगेन वो 350 टेस्ट से लेके जो है वो 206 तक ये बोल आ जाती है। तो इस मीन के फ्लोरोक्विनिलान शुड नॉट बी यूज इन द अंडर 18 ईयर ऑफ एज, क्योंकि वहाँ पे उसकी कार्टिलेजेस होते हैं इन द पार्ट ऑफ द बोन, तो वहाँ पे कार्टिलेज की इरोजन होती है, तो उसकी वजह से आप फ्लोरोक्विनिलान नहीं यूज़ कर सकते इन द दोज पेशेंट्स हु हैव अंडर मतलब 18 ईयर एज। आप और एंटीबायोटिक पे जा सकते हैं। केयरफुल मॉनिटरिंग indicated in children with cystic fibrosis who receive fluoroquinolone for acute pulmonary exacerbations। तो आप सिस्टिक फाइब्रोसिस
के चांसेस भी हो सकते हैं इन द चिल्ड्रन जो कि फ्लोरोक्विनोलान यूज करते हैं अगर एक्यूट पल्मोनरी एग्जाजर्बेशन हो या एक्यूट पल्मोनरी ब्रोंकाइटिस हो तो वो यूज ना करे फ्लोरोक्विनोलान। अगेन वो ज़्यादा डॉक्टर्स जो है ये प्रिस्क्राइब करते हैं डायरेक्टली विदाउट एनी ड्रग नॉलेज, बस वो डायरेक्टली प्रिस्क्राइब करते हैं। तो यू शुड कीप इन योर माइंड कि दीज फैक्टर यू शुड बी फॉलो कि आर्टिलेज कार्टिक्यूलर कार्टिलेज इरोजन्स हो सकती है। सेकंड ये है कि एक्यूट जो सिस्टिक फाइब्रोसिस या सिस्टिक फाइब्रोसिस के चांसेस है अंडर 18 ईयर ऑफ एज। And increase the risk of tendinitis or tendon ruptures may be also occurred with systemic fluoroquinolone। जो फ्लोरोक्विनोलान के साथ ये भी नॉर्मल है कि ये भी हो सकता है कि टेंडनाइटिस होती है, टेंडन रप्चर्स अगर वो ठीक भी हो लेकिन उसकी कमज़ोरी इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे कार्टिलेज पड़े होते हैं, जो कि मैंने आपको कहा कि वहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है। तो उसकी कार्टिलेज की वजह से जब भी कोई थोड़ा बहुत अगर आप उसमें ज़ोर लगाते हैं तो उसकी से उससे स्प्रेल की बीमारी बढ़ जाती है। अगर आप फ्लोरोक्विनोलान यूज़ करते हैं तो मोस्टली वो इंक्रीज करता है स्प्रेल बीमारी की सिम्टम्स को। अच्छा, मोक्सीफ्लॉक्सासिन अदर फ्लोरोक्विनोलान में प्रोलॉन्ग द QTC interval and thus should be not be used the patient who have predisposed to arrhythmia or those who have taking other medications that cause QT prolongations। आप QT prolongations के साथ फ्लोरोक्विनोलान जो मोक्सीफ्लॉक्सासिन है जो भी पेशेंट्स उसको अरिथमिया होती है तो आप उसको ये ना दें क्योंकि उसकी QT प्रोलॉन्गेशन हो सकती है। या दो कि नॉर्मल पेशेंट्स होते हैं तो उसको अगर वो कोई और ड्रग ले रहा है तो उसके साथ ये QT प्रोलॉन्गेशन कर सकता है। तो उसकी वजह से आप मोक्सीफ्लॉक्सासिन को इन मोस्टली पेशेंट्स अरिथमिया में जो है वो अरिथमिक पेशेंट्स में प्रिस्क्राइब ना करें। अच्छा, सिप्रोफ्लॉक्सासिन कैन इंक्रीज सीरम लेवल ऑफ थियोफाइलिन बाय इनहिबिटिंग इट्स मेटाबॉलिज्म्स। अगेन मैं आपको बताऊं कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन अगर आप थियोफाइलिन के साथ यूज़ करते हैं तो उसकी मेटाबॉलिज्म इनहिबिट होगी, उसकी कोई इफेक्ट्स नहीं होगी। क्विनोलोन में भी राइज द सीरम लेवल ऑफ वारफेरिन, कैफीन एंड साइक्लोस्पोरिन्स। तो आप उसके साथ भी जो है मैनेज करें। जो भी आप ये यूज़ करते हैं तो उसके साथ फ्लोरोक्विनोलान ना यूज़ करें या जो है वो और ड्रग यूज़ ना करें जो कि आपकी फ्लोरोक्विनोलान पे इफेक्ट कर सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लोरोक्विनोलान क्लास। वीडियो थोड़ी बहुत बड़ी हो गई लेकिन मोस्टली यहाँ पे इंफॉर्मेशन ज़्यादा है और ज़्यादातर डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं without any knowledge related toward this medicine, this drugs, this drug class of। so आप जो है वो प्रॉपरली उसके साथ उसकी जो है प्रिस्क्राइब करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।